हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे एसएससी 2019 के अंदर आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस के इस सीरीज़ की वर्कशॉप को, जहां पर आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस का। लगभग 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पार्ट में किया जाएगा। आई होप आपको बाकी के पार्ट पसंद आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मेरे बारे में जानकारी आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर एसएससी से रिलेटेड मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज़ अपलोडेड हैं। वहाँ पर जाकर आप उन सभी कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स इज़ लिस्टेड इन विच लिस्ट, जो कि आपकी 7 शेड्यूल भारतीय संविधान के अंदर दी गई है। तो देखिए, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स यानी कि भूमि या फिर बिल्डिंग्स पर लगने वाले टैक्सेस जो होते हैं वो 7 शेड्यूल के अंदर आने वाली लिस्ट, वो कौन सी लिस्ट के अंदर आएंगे, यानी कि 3 लिस्ट होती हैं, सभी को पता होगा, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो टैक्स अगर आप लेते हैं लैंड्स एंड बिल्डिंग्स पे, वो आते हैं आपके स्टेट्स में। सो जो टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स होते हैं वो लिस्ट किए गए हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, जो कि आपका भारतीय संविधान का 7वां शेड्यूल प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट, जो कि भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर दी गई है। तो फॉरेस्ट आपके आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपके स्टेट के भी इश्यूज़ होते हैं, स्टेट के भी सब्जेक्ट्स होते हैं एंड यूनियन के भी होते हैं। सो फॉरेस्ट आपके आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो भारतीय संविधान के अंदर फॉरेस्ट जो है वो आपका लिस्ट किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। Which article was referred to as the heart and the soul of the constitution by the भीमराव अंबेडकर? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल को उसका हार्ट एंड सोल बताया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 32 को। इसे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आर्टिकल 32 इसे आपको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया बाय दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस आर्टिकल के अंदर आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड दी रिलेटेड हाई कोर्ट, उनको ये राइट्स दिए जाते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर उसके राइट्स का, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन किया जाता है तो अब वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या तो स्टेट हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को। तो इसी वजह से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बोला एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को थर्ड पार्ट भारतीय संविधान के अंदर राइट्स टू अमेडीज़ के अंदर रखा गया है। It gives us the right to approach Supreme Court of India by appropriate procedure in case of infringement of any fundamental right। यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर इन्फ्रिंजमेंट यानी कि हनन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये राइट होगा कि हम किसी भी रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और ये किसके अंदर आता है? आपका आर्टिकल 32 के अंदर आता है। What is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual? यानी कि वो कौन सी रिट है जो एक कोर्ट इशू करता है, किस कंडीशन में? जब वो किसी एक ऑफिस होल्डर को ये मानते हैं कि वो अपनी लीगल ड्यूटी को नहीं कर रहा है या फिर वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिट इशू करी जाती है वो करी जाती है मैंडेमस। तो मैंडेमस वो इश्यू करता है या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट। किस कंडीशन में? जब आप किसी भी ऑफिस होल्डर को ये पाते हैं कि वो अपनी लीगल ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और किसी भी एक इंडिविजुअल का वहाँ पर राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड विच लिस्ट, जो कि आपकी 7th शेड्यूल के अंदर दी गई है। तो सीबीआई आपका किसके अंदर आता है? सीबीआई काम करता है यूनियन स्टेट के सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, इसे लिस्ट किया गया है यूनियन लिस्ट में, जो कि आपकी 7th शेड्यूल भारतीय संविधान के अंदर आती है। दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन, किसको? ये आपको बताना है। तो जो सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो जो भी अकाउंट्स होते हैं यूनियन के या फिर उनसे रिलेटेड एक्सपेंडिचर के, उनके रिलेट्स को वो किसको सबमिट करते हैं? यानी कि रिपोर्ट को सबमिट करने का मतलब वो किसी को एड्रेस करते हुए सबमिट करते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो जो सीएजी होता है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को, जो कि रिलेटेड होती हैं किससे? अकाउंट्स ऑफ द यूनियन से। और ये किसको प्रेजेंट की जाती है? प्रेसिडेंट को। द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट कमेटी आपकी कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी।
एस्टिमेट्स कमेटी लार्जेस्ट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जिसके अंदर 30 मेंबर आते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है बाय द लोकसभा एवरी ईयर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि हर साल उन्हीं के मेंबर से 30 मेंबर को कंसिस्ट किया जाता है इस कमेटी के अंदर, एंड दैट्स वाई दिस कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाई महात्मा गांधी, तो इन दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन यानी कि वो सत्याग्रह है जहां पर महात्मा गांधी ने उस इश्यू को एडवोकेट नहीं किया था। तो देखिए हैवी इंडस्ट्रीज वाले इश्यू में महात्मा गांधी ने इश्यू को एडवोकेट नहीं किया गया था। एडवोकेट करने का मतलब उसमें अपनी भागीदारी को लीगल प्रोसीजर में वो नहीं लेकर गए थे, तो महात्मा गांधी ने नहीं किया, यानी कि एडवोकेट नहीं किया हैवी इंडस्ट्रीज को। गांधी जी ऑलवेज प्रोपाउंडेड दैट agriculture should be supported by some subsidiary occupation like beekeeping, animal husbandry, खादी, पेपर मेकिंग एंड मड टेंसिल्स मेकिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये एडवोकेट नहीं किए कभी भी किसको, हैवी इंडस्ट्रीज को। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाई होम और वेयर, तो किसी भी अमेंडमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना होता है उसे आप इनिशिएट कहाँ कर सकते हैं, तो इसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एज अ बिल के तहत। तो बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, आप किसी भी अमेंडमेंट को जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना है आप उसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी अमेंडमेंट जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करने के लिए आप उसे इनिशिएट कर सकते हैं बाय द इंट्रोडक्शन। आप एक बिल प्रस्तुत करेंगे किसी भी हाउस में, चाहे वो लोअर हाउस होगा या वो अपर हाउस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 आपको ये राइट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। सो आर्टिकल 14 ये बताता है कि एक स्टेट शैल नॉट डिनाई, यानी कि वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन की इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि वो लॉ के आधार पर हर किसी को इक्वालिटी ही देंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन सभी के आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि आप सभी को इक्वलिटी देंगे बिफोर लॉ, या फिर आप प्रोटेक्शन भी देंगे तो वो इक्वल बेसिस पर देंगे, और इन सभी के आधार पर आप वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये आता है आपका आर्टिकल 41 के अंदर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज विल इंक्रीज अगर, तो देखिए अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कशन किए। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का। तो बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि दो सरफेस के अंदर बीच में लगता है वो इंक्रीज हो जाएगा किस कंडीशन में। इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने होंगे। ए लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज कैप्ट बिटवीन द टू सर्फेसेज, तो ऐसी कंडीशन में बढ़ता नहीं है, वो रिड्यूस हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर, यानी कि अगर आपके पास दो सरफेस हैं आप उन दोनों को एक दूसरे की तरफ प्रेस कर रहे हैं हार्डली, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट होगा। सो दिस इज़ अ ब्लॉक, दिस इज़ अ फ्लोर। ऑब्वियसली अगर इन दोनों के बीच में आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ेगा, विच वॉज द सेकेंड ऑप्शन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा दो सरफेस के बीच में अगर आप उन दोनों सरफेस को प्रेस हार्ड करेंगे। एन इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, तो एक ऐसी इमेज जो कि एक प्लेन मिरर बनाता है जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है वर्चुअल इमेज। यानी कि कोई भी ऐसी इमेज जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस की हेल्प से आप लेंस यूज़ करने के बाद यानी कि प्लेन मिरर यूज़ करने के बाद बनाते हैं, तो वही आपकी इमेज जिसे आप ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं स्क्रीन पर उसे आप बोलते हैं वर्चुअल इमेज। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए जो भी चुंबकें यानी कि मैग्नेट होती हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ना तो ये मस्कुलर होते हैं, ना ये कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। इनके बीच में आपको कोई भी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपके एग्जाम्पल होंगे मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्स का। तो फोर्स जो कि लगता है आपका मैग्नेट के बीच में वो किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन की आपसे बात करी गई है। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो आपकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आपकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है? वो मोशन होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है अलोंग दैट लाइन, जो कि कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जहाँ पर आप लेंथ ऑफ टाइम को नहीं रेस्पेक्टिवली लेते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ अ सेकेंड, यानी कि सेकेंड का कौन से भाग के लिए किसी भी इमेज का इंप्रेशन रहता है आपकी रेटिना पर, तो ये होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए वो रहता है इंप्रेशन। तो कोई भी इमेज होती है वो स्टे करती है रेटिना पर किसी भी सेकेंड के 1/16 भाग के लिए, और इसी फीचर को आप बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ अ विजन। किसने इन्वेंशन की वर्किंग लेज़र की? तो ये की आपकी TH मेहमान ने। तो याद रखेंगे वर्किंग लेज़र के इन्वेंटर कौन थे? TH मेहमान। सो लेज़र विच इज़ द लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एक डिवाइस होती है जो एमिट करती है लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन, जो कि बेस्ड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका इन्वेंशन किसने किया था? 1960 में थियोडोर H मेहमान ने। द चोक इज़ यूज्ड विद द ट्यूबलाइट इज़ बेसिकली क्या होता है? तो जो चोक होते हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं ट्यूबलाइट में, वो बेसिकली एक इंडक्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चोक क्या होता है? एक इंडक्टर होता है जिसे आप यूज़ करते हैं फॉर ब्लॉक हायर फ्रीक्वेंसी, जब आप पास कराते हैं डायरेक्ट करंट को लोअर फ्रीक्वेंसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में। व्हाट इज़ द फिनोमेना विच एस्टेब्लिश्ड द ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट? तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट का फिनोमेना एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी चीज़ आपको बताती है? तो वो होती है पोलराइजेशन। तो देखिए पोलराइजेशन के अंदर आपका ट्रांसवर्स नेचर दिखता है हमें लाइट का, जो कि यही आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देती है कि यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है। सो इसी वजह से ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट का कौन बताता है? पोलराइजेशन बताता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस जिसे यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये होते हैं आपके रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करता है AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन से टू द डायरेक्ट करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, सिंस इट स्ट्रेटन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि वो डायरेक्शन की करंट को एक डायरेक्शन में कर देता है। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। और कौन करता है? ये रेक्टिफायर करता है। वाई डज आइज कवर्ड इन सॉडस्ट नॉट मेल्ट क्विकली? तो आपने देखा होगा कि जब आप बर्फ़ को सॉडस्ट में छिपा देते हैं, उसे कवर कर देते हैं, तो वो मेल्ट क्विकली नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉडस्ट आपका क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट का। बैड कंडक्टर होने की वजह से हीट का जो भी इन एंड आउट प्रोसेस होता है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाता है, एंड जो आइस होती है वो आपकी जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाती है। तो रीज़न आपका क्या रहा? सॉडस्ट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट वाई जो आइस होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है मेल्ट में क्विकली सॉडस्ट की वजह से। सॉडस्ट क्या होता है? आप कवर करते हैं इसे आइस को बिकॉज ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इट डिड नॉट लेट द आइस मेल्ट क्विकली, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट आपका सराउंडिंग आइस से नहीं हो पाता है। मैड्रिड इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, तो मैड्रिड किसकी कैपिटल सिटी है? तो ये आपकी होगी स्पेन की। स्टैटिक जीके का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अभी। तो मैड्रिड इज़ द लार्ज कैपिटल ऑफ स्पेन, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आफ्टर लंदन बर्लिन में आती है। हाईएस्ट एयरपोर्ट भारत में कौन सा है? सभी को पता होगा, लेह एयरपोर्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो कुशोक बाकुआ रिम्पोची एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट है लेह में, जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर आता है, और सी लेवल्स की इसकी हाइट इतनी है। हाईएस्ट एयरपोर्ट है ये भारत में। दिस सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसे कौन सी मिट्टी बोला जाता है? तो वो होती है आपकी लेटरेट सॉइल। तो लेटरेट सॉइल भारत के अंदर पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स ऑफ उड़ीसा, द साउदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, मालाबार कोस्टल प्लेन्स एंड रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मेघालय, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये होती है आपकी लेटरेट सॉइल। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ? तो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, आसान हैं। तो लगभग 40,000 क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर में सरकमफेरेंस है अर्थ की। तो अप्रॉक्सीमेट सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ 40,000 किलोमीटर। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट? तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ऑब्वियसली आसान है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू रीजन में है, हिमाचल प्रदेश में। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में।
दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच स्टेट, तो ये आती हैं आपकी कर्नाटका। याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जनरली क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कर्नाटका के अंदर आता है आपका दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आपकी उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। मसाई इज़ अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जिससे रिलेटेड है आपकी मसाई ट्राइब, तो ये आती है आपकी केन्या में। काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये अभी फिलहाल में। तो मसाई क्या है, एक नेलोथिक एथनिक ग्रुप है जो कि इनहेबिट करता है साउदर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया में। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। याद रखेंगे 1981 में आया था आपका एयर प्रिवेंशन एक्ट, बट इसे अमेंड किया गया कब, टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो नॉइज पॉल्यूटेंट होगा, ये इंट्रोड्यूस किया गया एक अमेंडमेंट के थ्रू। वो कब हुआ था अमेंडमेंट, वो किया गया था 1987 में। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में इसे लाया गया था। इसे दोबारा से अमेंड किया गया 1981 में, जहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उनका मतलब क्या होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस, जहाँ पर आप नॉइस को भी लेते हैं। प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में सच एज कंसंट्रेशन एज मे नॉट बी और टेंड टू बी इंजीरियस टू ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट्स और प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। मार्बल्स किस कैटेगरी की रॉक्स के अंदर आते हैं, तो मार्बल्स आते हैं आपके किसके अंदर आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के में। तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि कंपोज्ड है री क्रिस्टलाइज्ड कार्बोनेट मिनरल से, मोस्टली कॉमनली कैल्शिएट और डोलोमाइट आप इन्हें देख सकते हैं। मार्बल में भी फॉलेटेड, तो आपका ये किसके अंदर आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। स्टेट ऑफ मलाका सेपरेट करता है विच टू लैंड्स ऑफ मासेस। तो देखिए हाल फिलहाल में जो भी स्टेट आपके न्यूज़ में रहते हैं उनको देख कर रखेंगे, उनकी लोकेशन जनरली पूछ ली जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मलाका सेपरेट करता है कौन से दो लैंड मासेस को, स्टेट ऑफ मलाका, तो ये करता है आपका मैले पेनिसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। तो जनरली इसमें इस रूट को काफ़ी यूज़ करते हैं। चाइनीज़ में जो ट्रेडिंग होती है चाइना के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमेशा से रहता है, काफ़ी डिस्टेंस को कवर करने से ये बचाता है। सो दैट्स वाई मैले पेनिसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा को करेक्ट करता है कौन, स्टेट ऑफ मलाका। तो स्टेट ऑफ मलाका इज़ ए नैरो 550 माइल स्ट्रेच है वाटर बिटवीन मैले पेनिसुला एंड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। सो दैट वाज अनदर पार्ट विच वाज बेस्ड ऑन एसएससी 2019 कि जो भी एग्ज़ाम हैं CHSL, CGL, CPO, MTS, उन सभी के लिए हमारी कोर्स और सीरीज़ फ़ायदेमंद रहने वाली है। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए, रेगुलर अपडेट्स एंड न्यूज़ की अपडेट्स मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। फॉलो कीजिए आप फेसबुक पेज को एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में एक और सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।